यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान आपकी एक ज़रूरत ये भी है कि आप ठीक तरीके से पॉलिटी के खंड को तैयार करें, यानी राज्य व्यवस्था के खंड पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर होगा। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, ताकि इस खंड पर यानी राज्य व्यवस्था के खंड पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि पिछले सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही। तीन महत्वपूर्ण खबरें थी। एक तो चुनाव आयोग ने हाल ही में 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है, तो इस खबर को विस्तार से जानेंगे। साथ ही जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई है, उसने ओआरएस का जो घोल होता है, ओआरएस का घोल का नाम आपने सुना होगा, उस शब्द के उपयोग पर अगर कोई कंपनी डब्ल्यूएचओ के मानकों का प्रयोग नहीं कर रही है या मेडिकली अनफिट है, आप ये कह सकते हैं कि मेडिकली उसका प्रयोग नहीं करती है डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुरूप, और सामान्यतः कोई पेय निर्माण करने वाली कंपनी है और ओआरएस का प्रयोग करती है, तो उसके उपयोग पर प्रतिबंध से संबंधित एक एडवाइजरी जारी की गई है फसाई के द्वारा। तो इस एडवाइजरी के बारे में भी जानेंगे और साथ ही बिहार चुनाव पर किस प्रकार से बिहार चुनाव के दौरान, बिहार चुनाव से पहले एआई कंटेंट पर ईसी ने क्या कहा है, उसने किस प्रकार की एडवाइजरी जारी की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट पर, तो इस पर भी बात करेंगे। तीनों ही टॉपिक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे किन राज्यों में शुरू होगा या घोषित किया गया है एसआईआर। तो हाल ही में आपने जानते हैं कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार चुनाव से पहले बिहार में हुआ है। अब चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का घोषित किया है। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और आपका पुदुचेरी। 9 राज्य कौन से हैं? 9 राज्यों में है तमिलनाडु, केरल, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इनमें से कुछ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव 2026 में होने हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा और उत्तर प्रदेश में 2027 में होने हैं और उसके बाद अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर इसकी घोषणा हुई है, आप कह सकते हैं राज्यों में घोषणा हुई है मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की, वहां पर आगे चुनाव होने हैं। तो चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए, उसका अपडेशन करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के आता है, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करता है। तो मतदाता सूची का एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का क्यों किया जाता है? एक तो अपडेट करना होता है मतदाता सूची को। मतदाता सूची को अपडेट करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि बहुत से ऐसे वयस्क होते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर जाते हैं, तो उनको मतदाता सूची में ऐड करना होता है। साथ ही बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी मृत्यु हो गई होती है, तो उनको मतदाता सूची से हटाना होता है। इसके अलावा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे स्थान पर उनका चले जाते हैं, यानी प्रवास कर जाते हैं, आवास बदल जाता है, तो उनको भी मतदाता सूची से हटाना होता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके नाम में, जिनके पते में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो इसको भी सुधारा जाता है। तो इसको अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग सामान्यतः किसी राज्य में चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करके उसका अपडेशन करता है, या विशेष परिस्थितियों में भी चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है। चुनाव आयोग को इसकी शक्ति कहां से मिलती है? आर्टिकल 324 से, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 324 है, वहां से इससे ये शक्ति मिलती है, क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति भारत के चुनाव आयोग में निहित की गई है। और यही से ऐसा माना जाता है कि मतदाता सूची के अपडेशन की शक्ति भी चुनाव आयोग के पास आती है। तो चुनाव आयोग कानूनन समय समय पर इस प्रकार का अपडेशन, अद्यतन कर सकता है। और अब इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों में भी ये प्रक्रिया की जाएगी, मतदाता सूची का अपडेशन किया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, तो उसे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा इस पूरी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान।
लेकिन अगर और इसके साथ-साथ अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। अगर आपके माता-पिता का नाम भी वर्ष 2003 के वोटर लिस्ट में है, आपका नहीं है, तब भी आपको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों स्थितियाँ नहीं हैं, तो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे वन अधिकार प्रमाण पत्र दे सकते हैं, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे सकते हैं, आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आधार को भी ऑप्शनल इसके अंतर्गत रखा गया है। किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, तो उसके द्वारा जारी किया गया जो पहचान प्रमाण पत्र है या पेंशन भुगतान आदेश है, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट अगर आप दे देंगे तो आपका नाम आपकी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में अगर आपका नाम है, अगर जहां भी ये नागरिक रजिस्टर अगर मौजूद है और वहां आपका नाम है, तो ये भी काम कर देगा। सरकार द्वारा कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र है, वो भी काम कर देगा। तो इसके माध्यम से आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा, तो किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में फसाई ने यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ओआरएस को लेकर, ओआरएस का जो घोल होता है उसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी क्या जारी की थी कि इस पर बैन है, और उसने एक तरह से बैन की याद दिलाई थी। फिर ये मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर किन्हीं कंपनियों का पहले से कुछ ऐसी पेय कंपनियां हैं जो कि डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुरूप जो घोल होना चाहिए उसके अनुरूप ऐसा माना जाता है कि घोल का निर्माण नहीं करती है, लेकिन ओआरएस नाम से इस साल्ट को बेचती हैं, इस सॉल्यूशन को बेचती हैं। ये रीहाइड्रेशन के लिए मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है, लवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लवणीकरण की कमी हो जाती है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हाईकोर्ट में कुछ कंपनियां गई कि उनके पास पहले से स्टॉक मौजूद है, तो हाईकोर्ट ने उनको कुछ राहत दी, लेकिन उस पर कुछ गलतफहमियां हुई। तो अब 31 अक्टूबर को फिर से निर्णय ले सकती है फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर हम बुनियादी चीजें जान लेते हैं जो फसाई ने निर्देश जारी किए थे, या आप कह सकते हैं कि उसने जो एडवाइजरी जारी की थी, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक नई एडवाइजरी जारी की गई थी, और उसने ये कहा कि जो खाद्य और पेय उत्पाद निर्माता है वो ओआरएस शब्द के उपयोग को न करें अगर वो डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुरूप नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है, या आप कह सकते हैं कि ये वस्तुतः एक उन्हीं को बेचना चाहिए जो कि चिकित्सीय उत्पाद वस्तुतः बेचते हैं। केवल वे चिकित्सीय या मेडिकल ओआरएस उत्पाद जो डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुरूप हैं और फार्मेसी में बेचे जाते हैं, वे ही इस शब्द का प्रयोग करें, बाकी इस शब्द का प्रयोग न करें। फसाई का सीधे तौर पर यह कहना है। और इसकी जो लड़ाई है वो कई वर्षों से चल रही थी। जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, वो पिछले 8 वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि जो पेय कंपनियां हैं, जो अन्य खाद्य कंपनियां हैं, जो एक जिनका चिकित्सा से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, वो ओआरएस शब्द का इस्तेमाल न करें। तो इन विशेषज्ञों को ने जो अभियान चलाया था उनको कहीं ना कहीं सफलता इसमें मिली है। जो गैर औषधीय उत्पाद हैं, गैर औषधीय उत्पादों को अब अपने नाम, लेबल, ट्रेडमार्क या उनके प्रीफिक्स या सफिक्स यानी उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में ओआरएस शब्द का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी, फसाई ने सीधे तौर पर कहा है। क्योंकि इसने कहा है कि जो कानून है वर्ष 2006 का वो इसकी इजाजत भी नहीं देता है। ओआरएस के बारे में जान लेते हैं। ओरल जो रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। एक चिकित्सीय घोल है जिसमें पानी, ग्लूकोज, आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम शामिल होते हैं। उपयोग क्यों किया जाता है? डिहाइड्रेशन के लिए, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में तरल और लवण की कमी को पूरा करने के लिए, लवण की कमी को पूरा करने के लिए, तरल की कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कई व्यावसायिक पेय उत्पाद ओआरएस सब्स्टिट्यूट के नाम पर बेचे जा रहे थे, ये आपने देखा होगा, जिनमें अत्यधिक मात्रा में चीनी यानी शर्करा, शुगर का इस्तेमाल होता था। और भारत में मधुमेह की बीमारी बहुत ज्यादा है, डायबिटीज की बीमारी बहुत ज्यादा है। तो ओआरएस घोल जो कि एक मेडिकल उत्पाद माना जाता है, डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, अगर वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करना शुरू कर दे तो फिर उसका मतलब क्या रह जाता है? और इसलिए फसाई का ये निर्देश आया है। अधिक चीनी का सेवन भारत के लिए विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि भारत में जो मधुमेह रोग का बोझ है, जो डायबिटीज रोग से प्रभावित लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
अब इस सलाह से क्या होगा, जो असली ओआरएस है उसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही जो उपभोक्ता एजेंसियां हैं वो खाद्य और जो सौंदर्य उत्पाद निर्माण करने वाली कंपनियां हैं उनके भ्रामक चिकित्सीय दावों की जांच भी करेंगी। इस चीज को भी अब बढ़ावा मिलेगा। आप ऐसा नहीं है कि किसी नाम पर गलत चीजों को लगातार बेचते चले जाएं। इसके अनुपालन उद्योगों की प्रतिक्रिया और व्यापक प्रभाव की अगर हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इस सलाह का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि फसाई को ये अधिकार है। जो ये एडवाइजरी जारी की है इस सलाह का पालन करना होगा। नियम की सफलता लेकिन कड़ी निगरानी मॉनिटरिंग पर निर्भर करती है, जन जागरूकता अभियानों पर निर्भर करती है। निर्माताओं ने यानी जो इस तरह के पेय कंपनियां हैं वो हाई कोर्ट में भी गई हैं और उनका कहना है कि उनके पास पहले से इस तरह के उत्पादों का स्टॉक है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्होंने इस निर्णय को चुनौती दी थी। अदालत ने भी कहा कि जो वर्तमान स्टॉक है उसकी बिक्री के लिए सामान्यतः अस्थायी राहत दी, लेकिन उसका भी इंतजार है कि फसाई इस पर अंतिम निर्देश जारी करे, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार अभी आया नहीं है, अभी आ सकता है। अगर वो आता तो हम इसको इस जानकारी में शामिल कर लेते हैं, लेकिन सामान्य जानकारी आपको हासिल हो जाएगी यहां से। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है अब अन्य उत्पादों जैसे कि उससे उम्मीद की जा रही है कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स, स्नैक बार या फ्रूट जूस या विटामिन वाटर पर भी वो लेबलिंग नियमों को लेकर के एक तरह से कड़ा रुख अपनाएगा, क्योंकि उसको ये कहा गया है कि इन पर भी लेबलिंग का ठीक तरह से प्रयोग नहीं होता है। जैसे ओआरएस घोल को लेकर के जो ओआरएस घोल डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुरूप नहीं है उस पर भी ओआरएस का इस्तेमाल पेय उत्पाद कंपनियों ने किया, पेय निर्माण कंपनियों ने किया। इसी तरह से अन्य उत्पादों पर भी अन्य इस तरह की लेबलिंग का प्रयोग हो रहा है जो वास्तव में किसी के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, लेकिन उनको स्वास्थ्यवर्धक बताया जा रहा है। तो इस पर भी उम्मीद की जा रही है कि फसाई कड़ा रुख अपनाएगा। इसी प्रकार से कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं जैसे कॉस्मेटिक कॉस्मेस्यूटिकल, जैसे फार्मास्यूटिकल होता है, इसी तरह से कॉस्मेटिक उत्पादों में कई लोग कॉस्मेस्यूटिकल शब्द का प्रयोग करते हैं, आयुर्वेदिक शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि आयुर्वेदिक दवाई आयुर्वेद को रिप्रेजेंट नहीं करता प्रोडक्ट। वहां पर भी अक्सर भ्रामक चिकित्सीय लाभों का दावा किया जाता है जिन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो फसाई से बहुत लोगों की उम्मीद है कि अलग अलग उत्पादों पर वो कड़े रुख अपनाएगा। यहां पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में सामान्य चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना हुई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के माध्यम से इसकी स्थापना हुई। तो एक सांविधिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंतर्गत आती है? परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना जब इसकी हुई थी तो इसके अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को ये समेकित करता है, जो कि अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत अलग अलग विभागों के अंतर्गत आते थे, जो खाद्य संबंधी मुद्दों से निपटने में सहायक थे। तो कई तरह के पहले के अधिनियमों को ये समाहित करता है। वे कौन कौन से हैं? जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, इसके अलावा खाद्य तेल पैकेजिंग विनियमन आदेश 1988, दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992। इन सभी को इसके अंतर्गत समाहित कर दिया गया था वर्ष 2006 में। इसके कार्य क्या है? कार्य भी आप इसके जान लीजिए। खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने की कोशिश करता है, दिशा निर्देश देता है, दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है ताकि अच्छे तरह से खाद्य से संबंधित, पेय से संबंधित नियमों का निर्धारण किया जा सके। खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस और प्रमाणन भी प्रदान करने का इसका काम है। खाद्य व्यवसायों में कार्यरत जो प्रयोगशालाएं हैं उनके हेतु उनके लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, प्रोसेसेस क्या होंगे, दिशा निर्देश क्या होंगे, इसका भी निर्धारण फसाई के द्वारा किया जाता है और नीति निर्माण में सरकार को ये सलाह भी देता है। अगली खबर हमारी बिहार चुनाव से पहले एआई कंटेंट पर इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी से जुड़ा हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ी चुनौती ये है, जो हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। यानी इमेज या कोई वीडियो या कोई ऑडियो वास्तविक नहीं होता, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस तरह के फीचर जोड़े जाते हैं कि वो वास्तविक नजर आता है और इससे जनता गुमराह हो सकती है। और अगर जनता इससे गुमराह हो सकती है तो इसका असर चुनावों पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है।
इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, उसकी पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है, चुनाव परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं और इससे फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वो एडवाइजरी के बारे में जान लेते हैं। तो 24 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी की है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग का ये कहना है कि जो हाइपर रियलिस्टिक सिंथेटिक जानकारी है, यानी जो वास्तव में सही जानकारी नहीं है लेकिन इतनी सजीवता उसमें है कि वो वास्तविक जान पड़ती है, या जो एआई आधारित वीडियो हैं उनका गलत उपयोग चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर रहा है। राजनीतिक नेताओं के झूठे या परिवर्तित वीडियो बनाकर मतदाताओं को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए आयोग का ये मानना है, उसका ये कहना है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समान अवसर राजनीतिक दलों को प्रदान नहीं करती है, क्योंकि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी राजनीतिक दल के पास, तो वो अपने हक में चुनावों को प्रभावित कर सकता है। ईसीआई का कहना यही है कि तकनीक का दुरुपयोग सत्य को झूठ जैसा दिखाने और लोगों को गलत निष्कर्षों में फैलाने की क्षमता रखता है, लोगों को गलत निष्कर्षों में फंसाने की क्षमता रखता है। तो इसके संदर्भ में ही ये निर्देश जारी किए गए हैं और कुछ बातें भी कही गई हैं इन चीजों पर एक निर्बंधन, एक आप कह सकते हैं नियंत्रण एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ईसीआई ने कहा है कि राजनीतिक दल, उनके उम्मीदवार और अभियान प्रतिनिधि जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सिंथेटिक रूप में बदला गया वीडियो, ऑडियो या चित्र इस्तेमाल करते हैं तो उस पर स्पष्ट लेबल होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए, डिस्क्लोजर टैग उस पर अनिवार्य होना चाहिए। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? एआई जनरेटेड। कोई भी अगर एआई जनरेटेड वीडियो है तो उस पर लिखिए एआई जनरेटेड। डिजिटली एनहेंस्ड शब्द का प्रयोग कीजिए अगर उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया गया है, सिंथेटिक कंटेंट है, ये भी उसमें लिखिए। लेबल का जो आकार है उसका भी निर्धारण किया गया है। इतना छोटा लेबल नहीं होना चाहिए कि वो जनता को दिखे ही नहीं। तो ऑडियो में भी इतना छोटा कंटेंट नहीं होना चाहिए, इतने कम समय का कि जनता को समझ में ही ना आए। तो इस पर भी स्पष्ट एडवाइजरी है कि जो दृश्य सामग्री है, यानी जो वीडियो है या चित्र है, उसके कम से कम 10% के दृश्य क्षेत्र को कवर करना चाहिए। यह आपका डिस्क्लोजर लेबल कि वो एआई जनरेटेड है या डिजिटली एनहेंस्ड है या सिंथेटिक कंटेंट है, ये लिखा होना चाहिए आपके दृश्य क्षेत्र के कम से कम 10% हिस्से पर। अगर कोई ऑडियो सामग्री है तो उसके प्रारंभ में 10% की अवधि, कोई 10 मिनट की वीडियो है तो उसका 10% कितना हो गया? 1 मिनट। 1 मिनट आपको क्या दिखाना होगा? यह बताया जाना आवश्यक है कि वो ऑडियो सामग्री एआई जनरेटेड है, डिजिटली एनहेंस्ड है या सिंथेटिक उसमें कंटेंट है। ये सारी बातें आपको बतानी होगी। वीडियो में लेबल स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में दिखाया जाएगा, यानी वीडियो में जो लेबल दिखाना होगा वो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में दिखाया जाएगा। प्रत्येक सामग्री में उसके निर्माता या जिम्मेदार इकाई का नाम कैप्शन में आवश्यक होगा, मेटाडेटा या कैप्शन में आवश्यक होगा देना। इसके अलावा बिना सहमति के किसी व्यक्ति की आवाज का, उसके रूप का, उसकी पहचान को बदलकर जनता को गुमराह करने वाला कोई भी कंटेंट अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो प्रकाशित या साझा नहीं किया जा सकता है। किसी की सहमति के बिना आवाज, रूप या पहचान को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक हैंडल पर इस प्रकार के भ्रामक एआई जनरेटेड सामग्री पाई जाती है तो इस तरह की सामग्री को उसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। कितने घंटे के भीतर? 3 घंटे के भीतर। राजनीतिक दलों को सभी एआई आधारित अभियान की सामग्री जो होती है उसका रिकॉर्ड, क्रिएटर डिटेल्स, टाइम स्टैम्प्स पर रखना होगा ताकि आयोग द्वारा अगर मांगी जाती है जानकारी तो उसको तुरंत प्रस्तुत करना होगा। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी आप सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप सेव करके रखिए, क्योंकि आयोग ने अगर जानकारी मांगी राजनीतिक दलों को तो वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी। चुनाव आयोग ने मई 2000 पहले भी इस प्रकार की एडवाइजरी जारी की है, जैसे मई 2024 में सोशल मीडिया पर जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को लेकर के दिशा निर्देश उसने जारी किए थे। जनवरी 2025 में भी आयोग ने विशेष रूप से एआई और सिंथेटिक कंटेंट पर लेबलिंग की बात कही थी, लेबलिंग पर विशेष रूप से जोर दिया था। और आयोग लगातार इस तरह की बातों को इसलिए कहता रहा है क्योंकि इससे अगर जनता का विचार प्रभावित होता है,
जो कंटेंट वास्तव में सही नहीं है उसको सही रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे चुनावों की पारदर्शिता, निष्पक्षता प्रभावित होती है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आ सकती है। जो चीज राजनीतिक दलों के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सही नहीं है, अगर उसको जनता में प्रचारित किया जाएगा तो उसका नकारात्मक असर चुनावों पर पड़ेगा, मतदाता के निर्णय पर उसका प्रभाव होगा, जो कि चुनावों को प्रभावित कर सकता है, चुनावों के निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग ने समय समय पर इस प्रकार की एडवाइजरी जारी की है, ताकि मतदाता विश्वास जो है वो चुनावी प्रक्रिया में बना रहे और लोकतंत्र हमारा जीवंत रहे। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पहला प्रश्न है, बिहार के बाद चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किन राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है, फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, ऑप्शन सी सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 2004, ऑप्शन डी पोषण नियंत्रण अधिनियम 2010। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रचार के दौरान भ्रामक एआई कंटेंट पाए जाने पर राजनीतिक दलों को कितने समय में उसे हटाना होगा, अगर उनके ऑफिशियल हैंडल पर वो एआई कंटेंट है? तो आपके सामने ऑप्शंस क्या है, तुरंत प्रभाव से हटाना होगा, 24 घंटे में हटाना होगा, 3 घंटे में हटाना होगा या 48 घंटे में हटाना होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।